निर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पद चतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादि भेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। नमस्कार छात्रों, आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं अभिवृत्ति इस विषय पर। यह जो विषय है वह प्रबंधन में डिप्लोमा, प्रबंधन के नियम तथा संगठनात्मक व्यवहार इस प्रथम प्रश्न पत्र के तृतीय इकाई पर आधारित है। मित्रों, जब मैंने अभिवृत्ति यह विषय आज की चर्चा के लिए चुना तो मैंने सोचा आज के चर्चा सत्र की शुरुआत हम एक उदाहरण से करते हैं। एक प्रायोगिक उदाहरण। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में एक शोध कार्य किया गया था जिसमें यह पाया गया कि नौकरी के लिए जितने आवेदन पत्र आते हैं और उनमें जिन प्रत्याशियों का चुनाव होता है, जिन उम्मीदवारों का चुनाव होता है, उनमें से 85% उनकी अभिवृत्ति को महत्व दिया जाता है और मात्र 15% उनकी स्मार्टनेस और कार्य के लिए उनका अनुभव तथा उनकी जानकारी को प्राथमिकता दी जाती है। है ना ये चौंकाने वाली बात? जिस विषय पर हम लोग इतना कम ध्यान देते हैं, इतना कम अपना समय देते हैं और वही चीज़ हमारे लिए नौकरी के लिए प्राथमिकता बन जाती है। यानी कि अभिवृत्ति एक ऐसा विषय है जो हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। चलिए आगे बढ़ाते हैं चर्चा। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि चाहे हमारी निजी ज़िंदगी हो या व्यावसायिक ज़िंदगी हो, हर कदम पर हमारी सकारात्मक अभिवृत्ति हमारा साथ देती है। क्या आप किसी ऐसे अधिकारी की कल्पना कर सकते हैं जिसकी अभिवृत्ति सकारात्मक ना हो किंतु फिर भी वो अपने कार्य में बहुत अधिक सफल हो जाए? या किसी ऐसे व्यवसायी की या ऐसे उद्यमी की जो कि अपने मातहत कर्मचारियों के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति ना रखता हो किंतु फिर भी एक बहुत सफल उद्यमी बन जाए? और छात्रों, आपकी ही बात ले लें, यदि आपकी अभिवृत्ति अपनी पढ़ाई के प्रति बहुत अधिक सकारात्मक नहीं होगी तो क्या आप सफल छात्र बनेंगे? नहीं ना। तो इस चर्चा सत्र के जो मुख्य उद्देश्य हैं उनकी ओर अब मैं आपका ध्यान आकर्षित करती हूँ। हमारे इस चर्चा सत्र के उद्देश्य हैं, इस चर्चा सत्र के पश्चात आप अभिवृत्ति की अवधारणा को स्पष्ट कर सकेंगे, अभिवृत्ति के पक्ष की व्याख्या कर सकेंगे, अभिवृत्ति के प्रकार बतला पाएंगे, अभिवृत्ति को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कर सकेंगे, सकारात्मक अभिवृत्ति का महत्व समझा सकेंगे तथा कार्यस्थल पर सकारात्मक अभिवृत्ति की उपयोगिता बतला सकेंगे। अब अभिवृत्ति क्या है इसके बारे में आपको संक्षेप में बताऊं। अभिवृत्ति शब्द यह लैटिन भाषा के एप्टस शब्द से बना है, APTUS, जिसका अर्थ होता है तत्परता अथवा मानसिक झुकाव, मेंटल सेट। यानी कि शाब्दिक अर्थ में अभिवृत्ति एक प्रकार से मानसिक झुकाव या तत्परता की स्थिति है जो हमें व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है और जो इस बात को निर्धारित करती है कि हम किन चीज़ों का प्रत्यक्षीकरण करेंगे। संक्षेप में, अभिवृत्ति एक मनोदशा है। लगातार कई अनुभव एकत्रित होने से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में हमारी एक निश्चित मनोदशा बनने लगती है। इसी दृष्टिकोण को या मनोदशा को अभिवृत्ति कहते हैं। हमारी अभिवृत्ति जिस प्रकार की होगी
उसी प्रकार का हमारा व्यवहार होगा। अभिवृत्ति की एक परिभाषा आपको बताएं। मुझे आशा है छात्रों कि आपके पास पेन और पेपर ज़रूर होगा, तो तैयार रहें। अभिवृत्ति तत्परता की ऐसी मानसिक तथा स्नायविक अवस्था है जो अनुभव द्वारा संगठित होती है और व्यक्ति की उन समस्त वस्तुओं तथा परिस्थितियों के प्रति अनुक्रियाओं पर निर्देशात्मक अथवा गत्यात्मक प्रभाव डालती है। यह परिभाषा प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ऑलपोर्ट के द्वारा दी गई है। अब हम आपको थोड़ा सा इस परिभाषा के मूल मुद्दों की तरफ ले जाएं। देखिए, इसमें कहा गया है अभिवृत्ति तत्परता की एक मानसिक अथवा स्नायविक अवस्था है। ये पहली बात है। दूसरा पॉइंट इसमें बतलाया गया है, यह अनुभव के द्वारा संगठित होती है। और तीसरी बात, व्यक्ति की उन समस्त वस्तुओं तथा परिस्थितियों के प्रति अनुक्रियाओं पर यानी रिस्पॉन्सेस पर निर्देशात्मक प्रभाव डालती है। तो अभिवृत्तियों का इसीलिए इतना अधिक महत्व सामाजिक मनोविज्ञान में बतलाया गया है, क्योंकि आखिरकार ये हमारी अनुक्रियाओं पर, हमारे व्यवहार पर प्रभाव डालती है। अभिवृत्ति की विशेषताओं की हम चर्चा करें बहुत संक्षेप में, तो अभिवृत्ति कार्य के लिए उन्मुखता उत्पन्न करती है। अभिवृत्ति एक प्रकार से कार्य के लिए एक मेंटल सेट या मानसिक रुझान उत्पन्न करती है। अभिवृत्ति जन्मजात न होकर परिस्थितिजन्य होती है, अर्थात ये जैविक नहीं है, इसके ऊपर वंशानुक्रम का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु व्यक्ति इसे अर्जित करता है। अभिवृत्ति अपेक्षाकृत स्थायी होती है। यहाँ अपेक्षाकृत इसलिए कहा गया है क्योंकि अभिवृत्ति में परिवर्तन संभव है। यद्यपि क्योंकि हमारी अभिवृत्तियाँ कई समय के उपरांत बनती है, इसलिए वे कुछ हद तक स्थायी होती है, परंतु ऐसा नहीं है कि उनमें बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होगा। अभिवृत्ति किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति विशेष के संदर्भ में होती है। अब हम चर्चा करें अभिवृत्तियों का निर्माण कैसे होता है और इनका विकास कैसे होता है। तो इसमें 4 मुख्य बिंदु है, जिसमें से पहला बिंदु मैं आपको समझाना चाहती हूँ, इंटीग्रेशन या समाकलन। समाकलन का मतलब यह है कि जब हम अपने आसपास के वातावरण में कुछ प्रतिक्रियाएं कर रहे होते हैं और बार बार हमारे समान अनुभव एकत्रित होते जाते हैं, तो उन समान अनुभवों के कारण हम किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति के प्रति एक धारणा बना लेते हैं। इंटीग्रेट करते जाते हैं, हमारे जितने अनुभव होते हैं वे एकत्रित होते जाते हैं। इसमें समाज के साथ हमारे जुड़े हुए अनुभव और हमारे रीति रिवाजों का भी हाथ होता है। दूसरा पॉइंट है, इसमें बिंदु है विभेदीकरण, डिफरेंशिएशन। व्यक्ति जब विभिन्न अनुभव इस समाज में लेता है तो उन अनुभवों का वह विभेदीकरण करता है कि कौन से अनुभव ऐसे हैं जो कि उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साधक है, अर्थात सहायक है। उनके आधार पर वह उन वस्तुओं, व्यक्तियों या परिस्थितियों के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति बना लेता है, और ऐसे अनुभव जो कि उसको तकलीफदेह होते हैं, जो कि उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधक बनते हैं, उनके लिए वह नकारात्मक अभिवृत्ति बनाने लगता है। सकारात्मक और नकारात्मक अभिवृत्ति की हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। तीसरी बात है ट्रॉमा यानी दुखद अनुभव। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ या कुछ व्यक्तियों के द्वारा किए गए, दिए गए ऐसे तकलीफदेह अनुभव व्यक्ति को जब होते हैं तो व्यक्ति उनके बारे में हमेशा के लिए नकारात्मक अभिवृत्ति का निर्माण कर लेता है। और चौथा पॉइंट है, चौथा बिंदु है इसमें अंगीकरण अर्थात एडॉप्शन। बहुत सी हमारी मनोवृत्तियाँ यानी कि अभिवृत्तियाँ ऐसी होती है जो हम इसलिए अंगीकृत करते हैं, जो इसलिए अडॉप्ट करते हैं क्योंकि हम किसी समूह के सदस्य हैं
और उस समूह की जैसी अभिवृत्तियां हैं वैसी ही अभिवृत्तियां हम अपनी खुद की भी बना लेते हैं। ऐसा नहीं है कि ये काम बहुत जाने होता है, अनजाने में ही हम उस समूह की अभिवृत्तियों को अपना लेते हैं। तो मैंने आपको अभी 4 बिंदु बताएं कि अभिवृत्तियों का निर्माण और विकास कैसे होता है। ये चारों बिंदु ऑलपोर्ट के द्वारा बतलाए गए हैं, ऑलपोर्ट एवं स्टेगनर। एक बार मैं फिर से दोहराती हूँ, ऑलपोर्ट एवं स्टेगनर के द्वारा ये 4 बिंदु बतलाए गए हैं: समाकलन, इंटीग्रेशन, विभेदीकरण, डिफरेंशिएशन, दुखद अनुभव, ट्रॉमा, और अंगीकरण यानी एडॉप्शन। अभिवृत्ति को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक हैं। इनको हम संक्षेप में इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले वातावरण। वातावरण कई प्रकार का हो सकता है, जैसे कि वातावरण में हम देखते हैं कि हमारा परिवार, हमारा जो परिवार है जिसमें हम रहते हैं, एक बच्चा जो कि जन्म से कोई भी अभिवृत्तियां लेकर के पैदा नहीं होता, जब वो अपने परिवार में पलता बढ़ता है तब परिवार के अन्य सदस्यों की जो अभिवृत्तियां हैं वह जाने अनजाने अपनाने लगता है। अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, मान लीजिए एक छोटे बच्चे ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं इस बच्चे के साथ खेलता हूँ जो इधर इधर रहता है। मान लीजिए उसकी माँ ने उसको जवाब दिया, नहीं नहीं तुम उस बच्चे के साथ खेलने नहीं जाओगे, वो गंदा बच्चा है। अब छोटा बालक जाने अनजाने इस अभिवृत्ति को अपना लेगा कि उस तरफ रहने वाला बच्चा या वो विशेष बच्चा गंदा है, मुझे उसके साथ नहीं खेलना चाहिए। यह अभिवृत्ति निर्माण का एक छोटा सा उदाहरण हुआ। फिर बच्चा जब परिवार से निकल के अन्य लोगों के साथ मिलने जुलने लगता है, आस पड़ोस, उसका भी प्रभाव पड़ता है। फिर विद्यालय में जाने लगता है, विद्यालय में उसका एक छोटा समूह बनने लगता है, मित्रों का समूह बनता है। मित्रों के अलावा जो शिक्षक हैं वे भी उसकी अभिवृत्तियों को प्रभावित करते हैं। और सबसे मुख्यतः हमारी अभिवृत्तियों को प्रभावित करने वाली चीज़ है हमारी संस्कृति। हम जिस पर्यावरण में रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं और जिस परिवेश में रहते हैं, वहाँ हमारे कई अनुभवों को नए नए तरीके से हमें देता है, संजोता है, और इसी के आधार पर हम अपनी अभिवृत्तियों को बनाते हैं। यही कारण है कि एक संस्कृति से आया हुआ व्यक्ति, उसका व्यवहार और उसकी अभिवृत्ति बिल्कुल भिन्न होगी, जबकि दूसरी संस्कृति से आए हुए व्यक्ति की अभिवृत्तियाँ अलग होंगी और लिहाजा उसका व्यवहार भी अलग ही होगा। चलिए आगे देखें हम। दूसरा पॉइंट है, दूसरा बिंदु है हमारे अनुभव। हमारे अनुभव बिना कुछ कहे ही हमको सिखला देते हैं कौन व्यक्ति कैसा है, कौन सा समूह कैसा है, कौन सी वस्तु कैसी है। तो हमारे ये प्रत्यक्ष अनुभव भी हो सकते हैं और अप्रत्यक्ष अनुभव। जैसे आपने अपने बड़े बुजुर्गों को कहते हुए सुना होगा कि अमुक वस्तु अच्छी है, अमुक व्यक्ति अच्छा है, और वैसी ही कुछ कुछ अभिवृत्तियां हम अपनी भी बना लेते हैं। तीसरा बिंदु है शिक्षा। शिक्षा तो व्यक्ति के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन ही ला देती है। तो कुछ तो औपचारिक शिक्षा भी है जो कि छात्रों आप लोग ग्रहण कर रहे हो अभी, और कुछ अनौपचारिक शिक्षा भी होती है, इनफॉर्मल एजुकेशन, जो कि जाने अनजाने आपको मिलता रहता है। तो ये औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा, हमारे अनुभव और हमारे वातावरण के कारक, ये सब मिलकर के हमारी अभिवृत्तियों को प्रभावित कर रहे होते हैं। चलिए अब चर्चा करते हैं अभिवृत्ति के पक्षों की। अभिवृत्ति के जो पक्ष है उनमें सबसे पहला है भावात्मक, अफेक्टिव। दूसरा है व्यवहारात्मक, बिहेवियरल, और तीसरा है संज्ञानात्मक। तो ये जो 3 पक्ष आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं वो आपको स्पष्ट करेंगे कि अभिवृत्ति का जो दायरा है वो कितना विस्तृत है। सबसे पहले हम व्यवहारात्मक पक्ष देखें। अनुकूल अभिवृत्ति होने पर हम सहायता के लिए तत्पर होते हैं और प्रतिकूल अभिवृत्ति होने पर हमारा व्यवहार सहायतापरक नहीं होता है,
उदाहरण आपको बताती हूँ मैं। मान लीजिए आप अपने विद्यालय महाविद्यालय गए हैं, आपको सामने ही आपका मित्र मिलता है, आप अपने दोस्त को देखकर, मित्र को देखकर बहुत खुश होते हैं और उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो आपका ये जो व्यवहार है वो आपका अनुकूल व्यवहार हुआ। चलिए संज्ञानात्मक पक्ष की हम बात करें तो संज्ञानात्मक पक्ष में व्यक्ति के विश्वास आएंगे, विचार, धारणा, ये सब अभिवृत्ति के संज्ञानात्मक पक्ष है। हम क्या सोचते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में हमारे मन में क्या विचार है, ये अभिवृत्ति के संज्ञानात्मक पक्ष को दर्शाता है। नेक्स्ट है भावात्मक। भावात्मक से तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति हमारे मन में पसंद या नापसंद के भाव जो उठते हैं वो हमारे अभिवृत्ति को दर्शाते हैं कि ये हमारे भाव है। अच्छा, कभी कभी मित्रों तटस्थता के भाव भी हमारे मन में किसी व्यक्ति या वस्तु के संदर्भ में हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी अभिवृत्ति किसी नए विषय के बारे में या किसी नए शिक्षक के बारे में अभी कुछ भी नहीं बनी है। आप न तो उस व्यक्ति को पसंद करते हैं, ना उस विषय को पसंद करते हैं और नहीं नापसंद। तो ये संभव है कि कभी कभी हमारी अभिवृत्ति तटस्थता की भी हो सकती है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ें और आपको अभिवृत्ति के प्रकार के बारे में बतलाएं। मुझे आशा है कि आप सब छात्र अपने हाथ में पेन और पेपर लिए हुए हैं और उनका उपयोग करते जा रहे हैं। अभिवृत्ति सकारात्मक यानी पॉजिटिव होती है या नकारात्मक यानी निगेटिव हो सकती है, या फिर जैसा अभी अभी हमने चर्चा की तटस्थ यानी न्यूट्रल हो सकती है। तो अभिवृत्ति सकारात्मक, नकारात्मक या तटस्थ जो भी हुई उसके अनुसार हमारा व्यवहार होगा। एक जगह मैंने कहीं पढ़ा था, वो मैं आपको बताती हूँ। सकारात्मक अभिवृत्ति के लिए कहा जाता है कि वे जीवन के खेल में खिलाड़ी है। जिनकी नकारात्मक अभिवृत्ति होती है उनके लिए कहा जाता है कि वे जीवन के खेल में आलोचक है, क्योंकि वो हर बात के लिए नकारात्मक नज़रिया रखते हैं। और जिनकी अभिवृत्ति तटस्थ है उन्हें जीवन के खेल में महज दर्शक भर बताया गया है, क्योंकि ना तो वो खिलाड़ी है ना आलोचक है, सिर्फ तटस्थता से देख रहे हैं। ये आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर एक ये जो आपको तस्वीर दिख रही है, ये सकारात्मक अभिवृत्ति को प्रतिबिंबित करती है। ये बता रही है कि सकारात्मक अभिवृत्ति हो तो वो किस प्रकार हमारी शारीरिक मुद्राओं से, हमारी भाव भंगिमाओं से रिफ्लेक्ट होती है, प्रतिबिंबित होती है। और यहाँ मित्रों आप देख रहे हैं नकारात्मक अभिवृत्ति। देखिए नकारात्मक अभिवृत्ति हो तो व्यक्ति का चेहरा, व्यक्ति के चेहरे की जो मुद्राएं हैं वो किस प्रकार की हो जाती है। तो हमारी अभिवृत्ति ही हमारी शारीरिक मुद्राओं को प्रभावित कर रही होती है और उसी के अनुरूप फिर हमारा व्यवहार भी होने लगता है। अच्छा, यहाँ तक हम लोगों ने बहुत सारी बातचीत की। हम लोगों ने अभी तक ये देखा कि अभिवृत्ति क्या है, अभिवृत्ति को हमने परिभाषित भी किया, अभिवृत्ति की विशेषताओं की चर्चा की। इसके बाद फिर हम लोगों ने अभिवृत्ति के पक्ष को जाना, अभिवृत्ति के प्रकार देखे। अब हम देखते हैं सकारात्मक अभिवृत्ति क्या है। सकारात्मक अभिवृत्ति को विशेष रूप से मैं आपका ध्यान इसकी ओर दिलाना चाह रही थी, क्योंकि सकारात्मक अभिवृत्ति हमें जीवन में बहुत सहायक होती है। सकारात्मक अभिवृत्ति को हम कहेंगे कि ये मन की स्थिति का बाह्य प्रकटीकरण है, जिसमें सकारात्मक बातों पर मन केंद्रित रहता है। यानी जब हमारी मन की स्थिति सकारात्मक होगी तो फिर वो हमारी मुद्राओं से भी प्रकट होगी, बाह्य प्रकटीकरण। दूसरा पॉइंट देखिए, रचनात्मक क्रियाओं में संलग्नता, खुशमिजाजी व आशावादिता। जो व्यक्ति सकारात्मक अभिवृत्ति रखता है वो हमेशा कुछ न कुछ क्रिएटिव, कुछ न कुछ कामों में लगा रहता है, जिसमें कि उसकी आशावादिता भी झलकती है। ही इज़ ऑलवेज होपफुल कि ये काम संभव हो जाएगा, और उसका एक जो रवैया है, एक नज़रिया है, वो बहुत खुश मिजाजी वाला होता है, सबको साथ लेके चलने वाला होता है। अभिवृत्ति का
अपने व्यक्तित्व पर अब हम प्रभाव देखें। अभिवृत्ति आशावादिता को उत्पन्न करती है। दूसरा बिंदु है चिंता व नकारात्मक चिंतन को हमसे दूर रखती है। तीसरा बिंदु है व्यक्तित्व के अन्य शील गुणों की ओर दूसरों का ध्यान आकर्षित करती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि जिस व्यक्ति की अभिवृत्ति सकारात्मक होती है उस व्यक्ति का व्यक्तित्व अपने आप ही आकर्षक लगने लगता है। और यदि व्यक्ति की अभिवृत्ति सकारात्मक न होकर नकारात्मक हुई तो वह व्यक्ति कितना भी आकर्षक क्यों न हो, कितना भी योग्य क्यों न हो, कितना भी गुणी क्यों न हो, उसके उन एट्रीब्यूट्स की ओर, उन शील गुणों की ओर दूसरों का ध्यान आकर्षित नहीं हो पाता। फिर सकारात्मक अभिवृत्ति वाले व्यक्ति कोई ना कोई रचनात्मक कार्य करते हैं, क्योंकि यह रचनात्मकता को जन्म देती है। दैनिक जीवन की समस्याओं से जूझने में हमारी मदद करती है। दूसरों से सार्थक, मैत्रीपूर्ण व टिकाऊ संबंध कायम करने में भी हमें मदद दिलाती है। सकारात्मक अभिवृत्ति ना सिर्फ हमें स्वयं को प्रभावित करती है, बल्कि हम जिस कार्य वातावरण में रह रहे हैं, जहां हम अपना कार्य संपन्न कर रहे हैं, उस कार्य वातावरण को भी प्रभावित कर रही होती है। आइए जानें कैसे हमारी सकारात्मक अभिवृत्ति हमारे पूरे कार्य वातावरण पर प्रभाव डालती है। इसको बिंदुओं के रूप में यदि हम देखें तो सबसे पहली बात, यह उत्पादकता को बढ़ाती है। मिलकर कार्य करने की प्रेरणा उत्पन्न होती है। हमारे कार्य की क्वालिटी बेहतर बनती है। भाईचारे का माहौल उत्पन्न होता है। कार्य के प्रति वफादारी यानी लॉयल्टी बढ़ती है, क्योंकि सकारात्मक अभिवृत्ति का व्यक्ति हमेशा अपने कार्य को अंजाम देने के लिए नए नए प्रयास करता रहता है, इसलिए उसकी कार्य के प्रति वफादारी भी बढ़ जाती है। कार्य मुनाफा बढ़ता है। बेहतर रिश्ते बनते हैं। तनाव कम होता है। न सिर्फ व्यक्ति का व्यक्तिगत तनाव, बल्कि इसके अलावा कार्य वातावरण में भी तनाव कम हो जाता है। बोझिल, नीरस व जटिल कार्य अपेक्षाकृत कम मुश्किल यानी कि आसान हो जाते हैं। निजी समस्याओं से ग्रस्त लोगों को सकारात्मक कार्य वातावरण भी एक प्रकार से राहत दिलाता है। देखिए मित्रों, हर व्यक्ति की अपनी कुछ न कुछ निजी समस्याएं होती है, और जब हम उन निजी समस्याओं को अपने साथ लेकर घर से बाहर चलते हैं, यानी अपने कार्य पर पहुंचते हैं, यदि कार्य का वातावरण भी उतना ही तनावग्रस्त रहा तो यकीनन हम बहुत अच्छा निष्पादन, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। परंतु यदि कार्य वातावरण बोझिल नहीं हुआ तो वही व्यक्ति जो कि घर में तनावग्रस्त है, घर से बाहर आने के बाद अच्छे कार्य वातावरण में बहुत राहत महसूस करता है, थोड़ी देर के लिए अपना तनाव भी भूल जाता है। जो सुपरवाइज़र होते हैं, जो किसी प्रोजेक्ट को बनाते हैं, किसी सामूहिक कार्य को लॉन्च करते हैं, वे पर्यवेक्षक भी सकारात्मक अभिवृत्ति के कर्मचारी की सहायता से समूह बल यानी ग्रुप मोराल कायम रखते हैं, क्योंकि जहाँ पर ग्रुप मोराल, समूह बल अच्छा होगा, हाई होगा, उच्च होगा, वहाँ पर समूह के सदस्य समूह की बाधाओं को दरकिनार कर देते हैं और बहुत अच्छा निष्पादन करते हैं। तो इस समूह बल को कायम करने में भी सकारात्मक अभिवृत्ति हमारी बहुत सहायता करती है। समूह कार्य को यानी ग्रुप वर्क को इससे बढ़ावा मिलता है। इसको मैंने यूं समअप किया है। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य जागृतावस्था का लगभग आधा समय कार्यस्थल पर बिताता है। यदि हमारी अभिवृत्ति सकारात्मक हो तो यह समय बहुत सुगमता से, बहुत अच्छी तरह व्यतीत हो जाता है, और व्यक्ति को भी यह एहसास होता है कि उसने अपना कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन, कुछ न कुछ अपना एक सहयोग अच्छे काम के लिए दिया है। अब आपको मैं एक ग्राफ दिखा रही हूँ, जिस ग्राफ की सहायता से आप ये समझ सकते हैं कि अभिवृत्ति का उपलब्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए,
सबसे पहले यहाँ जो बेस लाइन है, यहाँ अभिवृत्ति को दर्शाया गया है और इस तरफ है सफलता के अवसर। ठीक, सफलता के अवसर यहाँ पर आप देख रहे हैं 10% से लेकर के और 100% तक है। और इस तरफ जहाँ पर आप देख रहे हैं अभिवृत्ति, यहाँ सबसे पहले जब व्यक्ति की अभिवृत्ति नकारात्मक होती है, ये अभिवृत्ति नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर है, इसका उपलब्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है मैं स्पष्ट कर रही हूँ। सबसे पहले व्यक्ति कह रहा है कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं करूँगा। जब हम ऐसा कहते हैं, यानी जब हमारी अभिवृत्ति बहुत नकारात्मकता की ओर है, तब हम मात्र 10% तक ही सफलता की गुंजाइश वहाँ होती है, या सफलता की हम अपेक्षा कर सकते हैं सिर्फ 10% तक। अब देखिए, थोड़ी सी अभिवृत्ति बेहतर हुई, व्यक्ति सोच रहा है कि मैं करूं या ना करूं, शायद मैं नहीं कर सकता, शायद मैं करके देखूं, मैं सोचता हूं कि शायद मैं कर लूँगा। इस तरह धीरे 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 आगे बढ़ते हुए हम देख रहे हैं कि सफलता के अवसर भी बढ़ते जाते हैं, क्योंकि यदि हमने मन में ये सोच लिया कि मैं कर सकता हूँ या मैं करके देख सकता हूँ, तो फिर हमारे मन में उस कार्य को करने की लगन उत्पन्न होती है और हम उस कार्य को अंजाम देने के लिए तत्पर हो जाते हैं। देखिए, यहाँ पर है मैं करूँगा तक व्यक्ति पहुँच गया, यहाँ सफलता के अवसर 90% हो गए। और यहाँ पर आप देख रहे हैं व्यक्ति कह रहा है कि मैंने कर लिया। तो मैंने कर लिया, इसका मतलब है कि 100% इज़ द चांसेस ऑफ सक्सेस, और अभिवृत्ति भी कैसी हो गई, पूर्णतः सकारात्मक। तो मित्रों, आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाहती हूँ। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही व्यवहार हम करते हैं। तो बी पॉजिटिव ऑलवेज। अभिवृत्ति व वैयक्तिक उपलब्धि में निकट संबंध है, यह आपको इस ग्राफ से स्पष्ट हुआ होगा। द हाई एक्सपेक्टेंसी सक्सेस थियरी, उच्च प्रत्याशा सफलता सिद्धांत। ये सिद्धांत मैंने एक जगह पढ़ा है और उसका संक्षेप ये है कि हम जितनी ज़्यादा प्रत्याशा रखेंगे हमारी सफलता के लिए, हम जितना ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे उतनी ही ज़्यादा सफलता हमको मिलेगी। यानी कि एक्सपेक्टेंसी रखना बहुत आवश्यक है, सोचना कि हमें सफलता मिलेगी। मैं आपको उदाहरण बताती हूँ। हमारे जो खिलाड़ी होते हैं वो अक्सर इस तकनीक का उपयोग करते हैं। वे मन ही मन ये कहते रहते हैं कि हमें जीतना है, हमें जीतना है। अपने आप से कहते हैं, अपने साथियों से कहते हैं, और इसका प्रभाव ये होता है कि क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं सफलता, और उन्हें आशातीत सफलता मिल भी जाती है। किसी परिस्थिति से हम जितनी अपेक्षा करेंगे उतनी ही हमें सफलता प्राप्त होगी। यह सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है, आत्मपूर्ति भविष्यवाणी का ही एक प्रकार है। योर एटीट्यूड इज़ शोइंग, ये एक पुस्तक है जिसमें सफलता के 2 मंत्र बतलाए गए हैं, कार्यकुशलता और अंतर्वैयक्तिक संबंध। तो कार्यकुशलता और अंतर्वैयक्तिक संबंध के बारे में विशेष रूप से आपको बताना चाहती हूँ कि गुड ह्यूमन रिलेशन इज़ द की टू सक्सेस एंड गुड रिलेशंस इज़ 90% एटीट्यूड। तो जब हमें बहुत अच्छे संबंध हम बनाएंगे तो वो कैसे बनाएंगे, हमारी अभिवृत्ति के आधार पर ही हम बना पाएंगे। अब मित्रों, नकारात्मक अभिवृत्ति के भी कुछ परिणाम होते हैं, जैसे व्यक्ति में कड़ुआहट उत्पन्न होती है, नाराज़गी उत्पन्न होती है, उसकी ज़िंदगी उद्देश्यहीन हो जाती है, वह तनावग्रस्त बनने लगता है, उसमें कमी खोजने की एक आदत होने लगती है, और नकारात्मक अभिवृत्ति व्यक्ति समूह को टुकड़ों में बांट देती है। परिणाम स्वरूप सभी को असफलता मिलती है। आप लोग देख रहे हैं इसमें ये एक ग्रुप प्रोजेक्ट है, और इसमें हम पा रहे हैं कि ये जो एक व्यक्ति है, इसकी नकारात्मक अभिवृत्ति के कारण पूरा प्रोजेक्ट ही खतरे में पड़ गया, क्योंकि जब ये व्यक्ति समूह से अलग हो गया तो ये निश्चित है कि ये सब भी अब गिर पड़ेंगे, सबको
खतरे में इसने डाल दिया है। हमें नकारात्मक अभिवृत्ति से बाहर आने के लिए निश्चय ही अधिक प्रयास करने पड़ते हैं। तो एक प्रश्न यहाँ पर मेरे दिमाग में आ रहा है कि क्या हम अपनी अभिवृत्ति को सदैव सकारात्मक बनाए रख सकते हैं? पता नहीं, आप लोग इसके बारे में सोचिए। हो सकता है इसका उत्तर लेकर के मैं दूसरे सत्र में आपके सामने फिर उपस्थित रहूँगी। तब तक आप रिवाइज करते रहिए। हम लोगों ने इस सत्र में क्या क्या पढ़ा, अभिवृत्ति की परिभाषा, अभिवृत्ति की विशेषताएं, अभिवृत्ति के पक्ष और सकारात्मक अभिवृत्ति, उसके लाभ तथा नकारात्मक अभिवृत्ति से होने वाले जो खतरे हैं उनकी ओर मैंने इंगित किया। मित्रों, आज की इस चर्चा को अब हम यहीं विराम दे रहे हैं। अब आपसे अपेक्षा करती हूँ कि फिर बहुत जल्दी ही मुलाकात होगी। नमस्कार। नमस्कार छात्रों, हम लोग इसके पहले भी चर्चा कर चुके हैं अभिवृत्ति इस विषय के बारे में, और अभिवृत्ति विषय का पहला भाग आपने इसके पहले चर्चा सत्र में सुन चुके हैं। अब हम उसी के कंटिन्यूएशन में ये भाग 2 इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। प्रबंधन में डिप्लोमा, प्रबंधन के नियम तथा संगठनात्मक व्यवहार, यहाँ प्रथम प्रश्न पत्र है और उसी के अंतर्गत जो तृतीय इकाई है उसमें अभिवृत्ति विषय दिया हुआ है। तो अब तक के हमारी चर्चा के अनुसार छात्रों आप समझ ही गए होंगे कि हमारी अभिवृत्ति, हमारी मनोदशा यानी कि हमारा नज़रिया, यह हमारे जीवन के लगभग हर एक पक्ष को प्रभावित करता है। चाहे जहाँ भी कोई व्यक्ति काम करता रहे, चाहे आप छात्र के रूप में जहाँ भी पढ़ाई करते रहे, जब तक हमारी अभिवृत्ति सकारात्मक नहीं होगी तब तक हमें जीवन में पूरी सफलता नहीं मिल सकती। तो इस चर्चा सत्र के जो उद्देश्य हैं वो देखें। इस चर्चा सत्र के पश्चात आप अभिवृत्ति को सकारात्मक बनाए रखने के उपाय जानेंगे, मूल्य की अवधारणा समझेंगे, मूल्य व अभिवृत्ति में विभेद करेंगे, अभिवृत्ति परिवर्तन की परिस्थितियां बतलाएंगे, अनुनयात्मक संप्रेषण द्वारा अभिवृत्ति परिवर्तन को वर्णित करेंगे। तो इतने सब उद्देश्यों की हम लोग अभी चर्चा करने जा रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या हमारी अभिवृत्ति सदैव सकारात्मक बनी रह सकती है? थोड़ा सा छात्रों में आप लोगों को याद दिलाना चाहती हूँ। हमारे अभिवृत्ति भाग 1 की चर्चा में हम लोगों ने यहाँ तक चर्चा की थी कि नकारात्मक अभिवृत्ति के क्या बुरे परिणाम हो सकते हैं और सकारात्मक अभिवृत्ति को बनाए रखने से किस प्रकार हम अपने जीवन में अपने लक्ष्य तक आगे बढ़ सकते हैं। किंतु बहुत बार जब मेरी चर्चा अपने साथियों से होती है तो वो ये प्रश्न पूछते हैं, और आपके मन में भी ये प्रश्न बना रह सकता है कि हम अपनी अभिवृत्ति को हमेशा सकारात्मक कैसे बनाएं, क्योंकि बहुत सी परिस्थितियां ऐसी हैं जो कि हमारी अभिवृत्ति को सकारात्मक बने रहने नहीं देती। तो इसको हम संक्षेप में यूँ कहें कि हमारी अभिवृत्ति या मनोदशा को प्रभावित करने वाले कारक 2 प्रकार के होते हैं। एक है नियंत्रण के अधीन और दूसरा है हमारी नियंत्रण से बाहर। कोई भी घटना जब घटित होती है तो निश्चित रूप से कुछ कारक ऐसे होते हैं जो कि हमारे बस में नहीं है, हमारे नियंत्रण में नहीं है, और उन्होंने भी उस घटना को घटित होने में मदद की है। किंतु कुछ कारक ऐसे होते हैं जो नियंत्रण के अधीन होते हैं, जो हमारे बस में होते हैं। ये कोटेशन मैंने एक जगह पढ़ा, इसको मैं आप लोगों को भी सुनाना चाहती हूँ। What happens around us is largely outside our control. जो कुछ भी हमारे आसपास घटित होता है वह मुख्यतः हमारे नियंत्रण के बाहर ही होता है। But the way we choose to react is not. किंतु
उस घटना के प्रति हम कैसी प्रतिक्रिया करते हैं वह हमारे हाथ में है, क्योंकि उसका हम चयन कर सकते हैं। उसको हम चुन सकते हैं कि उस घटना के प्रति हमें किस प्रकार की प्रतिक्रिया करनी है। जो कारक नियंत्रण से बाहर हैं उन्हें हम स्वीकार करेंगे तो इससे जाने अनजाने हमें ही लाभ होगा, क्योंकि ऐसी बात है छात्रों कि जो कारक हमारे बस में नहीं है उन्हें हम क्या करें बताइए। बेहतर यही है कि उन्हें हम स्वीकार कर लें। तो इससे कम से कम हमें ये तो फ़ायदा होगा कि जितनी जल्दी हम उन कारकों को स्वीकार करेंगे उतनी जल्दी हम अपना रवैया, हम अपनी मनोदशा को सकारात्मकता की ओर ले आएंगे। मित्रों देखिए, ये एक कार्टून जो मैंने देखा था मैं आप लोगों के लिए भी लाई हूँ। इसमें आप देख रहे हैं एक मैग्नीफाइंग ग्लास है। ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास है इसके ज़रिए हम चीज़ों को देखें। आपके मन में सवाल उठ रहा है, भला कैसे मैग्नीफाइंग ग्लास से हम चीज़ों को देखें? देखिए, हर परिस्थिति के दो पहलू होते हैं, कोई ना कोई सकारात्मक पक्ष है और ये जो आप देख रहे हैं छोटी सी आकृति, ये उसका नकारात्मक पक्ष है। तो जब भी कोई घटना घटित होती है उसका जो सकारात्मक पहलू है उसको हम मैग्नीफाई करें, उसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देखें, और उसका जो नकारात्मक पहलू है उसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास की उल्टी तरफ से यानी माइक्रो लेवल से देखेंगे तो उसकी जो नकारात्मकता है वो हमें कम दिखाई देगी और सकारात्मकता जो है वो जब बड़े दृष्टिपटल पर दिखाई देगी, बड़े रूप में दिखाई देगी, तो वो निश्चित रूप से हमारे ऊपर अधिक सकारात्मक प्रभाव डालेगी। तो मित्रों, ये है जीवन में सकारात्मक नज़रिया बनाने का राज। अब थोड़ा और हम आगे बढ़ें। सकारात्मक अभिवृत्ति कैसे बनाएं? निरंतर प्रयास करें। अपने आप कभी भी सकारात्मक अभिवृत्ति बन ही नहीं सकती, हमें इसके लिए सक्रिय कोशिश करनी पड़ेगी। छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढें। लंबी खुशियों का इंतज़ार करते यदि हम बैठे कि ये अवसर आएगा तब हम जा कर के खुश होंगे, इसका मतलब ये है कि वो अवसर आने तक क्या आप कभी खुश रहेंगे ही नहीं? तो ऐसा नहीं करेंगे। छोटी छोटी खुशियाँ हम तलाशते रहें और खुश भी होते रहें। भावनाओं को छुपाए नहीं बल्कि अभिव्यक्त करें। जितना आप भावनाओं को अभिव्यक्त करेंगे, चाहे वे नकारात्मक भावनाएं ही क्यों न हो, उतना अधिक आपका नज़रिया सकारात्मक बनने में आपको फ़ायदा पहुंचेगा, लाभ होगा। आनंददायक व पसंदीदा कार्य करें। अपनी रुचि के कामों में ज़रूर हिस्सा लें। नकारात्मक बातों पर चिंतन ना करें, क्योंकि ऐसी बातों पर यदि हम कितना भी सोच विचार करेंगे तो उससे कुछ भी भला नहीं होने वाला। परिस्थितियों को अवसर के रूप में देखें। चाहे आपके सामने कोई ऐसी गंभीर समस्या भी आ गई है जिसका आपको हल दिखाई नहीं दे रहा, तो भी यदि हम उसी परिस्थिति को इस रूप में देखेंगे कि हमारे लिए ये एक चुनौती है, हमारी काबिलियत के लिए ये एक चुनौती है और हम इस समस्या का भी मुकाबला करने का ये हमें एक अवसर मिला है, ये एक हमें चांस मिला है, इस रूप में यदि हम देखते हैं तो ज़रूर उसका भी कोई ना कोई हल निकल आता है। ये देखिए एक चित्र, ये भी मेरा एक पसंदीदा चित्र है। इसमें लिखा है, स्लोगन है, कभी भी निराश न हो, नेवर गिव अप। तो कभी भी हार न मानिए। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो बगुला है इसके गले में है ये निगलने वाला है एक फ्रॉग को, लेकिन निगलते निगलते भी वो फ्रॉग जो है वो प्रयास नहीं छोड़ रहा, उसने उसके गर्दन पकड़ रखी है। तो ये है सकारात्मक नज़रिया बनाने रखने के कुछ उपाय। अब आपके सामने शायद ये प्रश्न भी उपस्थित हो रहा होगा कि अभिवृत्ति के बारे में तो आपने जान लिया, समझ लिया, पर अभिवृत्ति और मूल्य ये दोनों क्या एक ही है या इन दोनों में कोई अंतर भी है? ये समझना अपने लिए बहुत ज़रूरी भी है कि मूल्य क्या है।
तो वहाँ हम अभी चर्चा करने जा रहे हैं मूल्य के बारे में, लेकिन अभिवृत्ति से संबंधित मुझे लगता है कुछ प्रश्नों को हम पहले थोड़ा सा रिवाइज़ कर ले तो बहुत अच्छा होगा। दोस्तों, आपसे ये प्रश्न मैं पूछना चाहती हूँ, आप भी इनके उत्तर ढूंढ के रखें, क्योंकि वे उत्तर अभी तक हमने जितनी चर्चा की है उसी से संदर्भित है, उसी के बारे में है। अभिवृत्ति कितने प्रकार की होती है? अभिवृत्ति के विभिन्न पक्ष क्या है? अभिवृत्ति निर्माण के कारक कौन से हैं? क्या अभिवृत्ति उपलब्धि को प्रभावित करती है? सकारात्मक अभिवृत्ति के क्या लाभ हैं? और अभिवृत्ति को हम सकारात्मक कैसे बनाएं? तो ये प्रश्न आपके लिए हैं जो कि इस चर्चा सत्र पर ही आधारित है। अब हम जानना चाहते हैं मूल्य के बारे में। मूल्य के बारे में हम चर्चा करेंगे कि मूल्य क्या है और किस प्रकार मूल्य तथा अभिवृत्ति में अंतर होता है। तो संगठनात्मक व्यवहार में और प्रबंधन के क्षेत्र में मूल्यों का बहुत महत्व है, इसलिए भी क्योंकि मूल्य हमारी अभिप्रेरणा को और हमारी अभिवृत्ति को भी प्रभावित करते हैं। यहाँ तक कि हम किस चीज़ का प्रत्यक्षीकरण करेंगे, किस वस्तु की ओर ध्यान देंगे, ये भी कुछ हद तक हमारे मूल्य ही निर्धारित करते हैं। मूल्य यानी वैल्यूज़ मूलभूत दृढ़ विश्वास यानी कन्विक्शंस हैं। कोई विशिष्ट व्यवहार व्यक्तिगत या सामाजिक रूप से वांछित है या नहीं, इसका निर्धारण मूल्य द्वारा होता है। अब मैं आपको इसके लिए एक दो उदाहरण बताऊं। जैसे मान लीजिए किसी देश में मृत्युदंड दिया जाना चाहिए अथवा नहीं, कुछ व्यवसायों में आरक्षण होना चाहिए अथवा नहीं। ये जो प्रश्न है वे मूल्य आधारित है, क्योंकि कोई व्यक्ति इसका उत्तर हाँ के रूप में दे सकता है, होना चाहिए, और कोई ये कह सकता है कि ये होना नहीं चाहिए। तो इसीलिए मैंने कहा कि मूल्य होते हैं व्यक्तिगत या सामाजिक रूप से वांछित व्यवहार के बारे में, और ये व्यक्ति का अपना खुद का नज़रिया हो सकता है। मूल्य में निर्णयात्मक तत्व होता है, जजमेंट। जीवन के प्रारंभिक वर्षों से ही इनका निर्माण शुरू हो जाता है। मूल्यों को हमारे परिवार के सदस्य, शिक्षक, मित्र समूह व अन्य लोग भी प्रभावित करते हैं। मूल्य अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं। एक बार जो हमारे जीवन मूल्य बन जाते हैं वे बार बार बहुत जल्दी जल्दी नहीं बदलते। मूल्य हमारी अभिवृत्ति, प्रत्यक्षीकरण व प्रेरणा को प्रभावित करते हैं। आइए अब हम जानें कि अभिवृत्ति व मूल्य में क्या अंतर है। सबसे पहली बात, जैसा कि हमने चर्चा की थी, अभिवृत्ति का संबंध किसी भी मूर्त या अमूर्त वस्तु से होगा, या व्यक्ति से होगा, या परिस्थिति से होगा, जबकि मूल्य का संबंध किसी वस्तु के संपूर्ण समूह से होता है। अभिवृत्ति की तुलना में मूल्य में भावात्मक पक्ष अधिक प्रबल होता है। कई वैयक्तिक अभिवृत्तियां मिलकर एक मूल्य का निर्माण होता है। अभिवृत्तियां 3 प्रकार की होती है, सकारात्मक, नकारात्मक और तटस्थ, किंतु मूल्य कई प्रकार के होते हैं। अभिवृत्तियों की तुलना में मूल्य अधिक स्थिर व स्थायी होते हैं। तो छात्रों, अभी तक हमने जो चर्चा की थी वो मूल्य तथा मूल्य और अभिवृत्ति में जो अंतर है उसके बारे में की थी। अब हम आगे चल रहे हैं अपने चर्चा सत्र में और इस बात की चर्चा करेंगे कि अभिवृत्ति में परिवर्तन हो सकता है अथवा नहीं। अब अभिवृत्ति परिवर्तन एक ऐसा विषय है जो कि वर्तमान समय में
यदि हम प्रबंधन के क्षेत्र में चाहे जो भी वर्कशॉप्स देख लें, चाहे जो भी संगोष्ठियाँ देख लें, उनमें बहुतायत से ये एक मुद्दा हमें देखने को मिलता है कि अभिवृत्ति परिवर्तन क्या संभव है, यदि संभव है तो किस प्रकार अभिवृत्ति में परिवर्तन होता है। अब भला अभिवृत्ति परिवर्तन को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया? चलिए पहले ये कथन ही आपको सुना देती हूँ। विलियम जेम्स का कहना है, मेरी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज यह है कि मनुष्य अपनी अभिवृत्ति में बदलाव लाकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। यानी निश्चित रूप से अभिवृत्ति परिवर्तन एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। Attitude change is one of the main industries of modern world. आधुनिक विश्व के प्रमुख उद्योगों में से एक अभिवृत्ति परिवर्तन है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि आज हम अपने आसपास देखें, हमारे उद्योजक, शिक्षक, राजनेता, नियोक्ता, विज्ञापनदाता सभी इस बात के लिए प्रयासरत होते हैं कि हमारी अभिवृत्ति में किस प्रकार परिवर्तन लाया जाए। आप देखते हैं रोज़मर्रा जब आप टीवी खोलते हैं, अखबार पढ़ने लगते हैं, उसमें कई प्रकार की बातें लिखी हुई होती है। विज्ञापन के ज़रिए तो बार बार इस बात पर बल दिया जाता है कि कोई अमुक एक उत्पाद किस प्रकार आपके लिए बहुत अधिक लाभदायक है। यानी ये भी अभिवृत्ति परिवर्तन का ही एक प्रकार है। प्रजातांत्रिक समाज में अभिवृत्ति परिवर्तन से ही व्यवहार नियंत्रण संभव है। बहुत स्पष्ट है क्योंकि प्रजातांत्रिक समाज में आप किसी भी नागरिक के ऊपर किसी प्रकार की बंदिश नहीं लगा सकते। वह स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए, स्वतंत्र रूप से अपना व्यवसाय चुनने के लिए पूरे तरह से वह आत्मनिर्भर होता है। तो फिर आप भला उसके व्यवहार को नियंत्रित कैसे करेंगे? तो व्यवहार को नियंत्रित करने का यह एक बहुत ही सिविलाइज्ड, एक बहुत ही जाना माना तरीका है कि उसकी अभिवृत्ति में परिवर्तन लाए और इस प्रकार हम उसके व्यवहार पर भी नियंत्रण कर ले। आप बलपूर्वक अपनी इच्छानुसार लोगों से कोई काम नहीं करवा सकते, किंतु यदि उनके विचारों में परिवर्तन हम लाते हैं तो निश्चित रूप से उनके व्यवहार में भी हम परिवर्तन ला सकते हैं। अब हम इस बात की चर्चा करें कि अभिवृत्ति परिवर्तन क्या होता है, तो किस प्रकार होता है। परिवर्तन दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला होता है संगत यानी कॉन्ग्रुएंट चेंज। इसका मतलब है कि किसी वस्तु के बारे में जब आपकी अभिवृत्ति सकारात्मक है तो वो और अधिक सकारात्मक हो जाए। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, आपका कोई मित्र है, आप उसको चाहते हैं, निश्चित रूप से आपकी अभिवृत्ति उसके प्रति सकारात्मक है। अब आपके सामने कोई ऐसी गंभीर समस्या आ गई थी जिसमें आपके मित्र ने ही आपकी बहुत मदद की, तो आपकी सकारात्मक अभिवृत्ति थी जो अब और अधिक सकारात्मक बन जाएगी। तो इसको हम कहेंगे संगत परिवर्तन। यह परिवर्तन एक और प्रकार का भी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए पहले से हमारी अभिवृत्ति नकारात्मक है और वो नकारात्मक से और अधिक नकारात्मक हो जाए, तो ये दोनों है संगत परिवर्तन। दूसरा प्रकार होता है असंगत, इनकॉन्ग्रुएंट चेंज। जब हमारी सकारात्मक अभिवृत्ति है किसी वस्तु के बारे में, व्यक्ति के बारे में, परिस्थिति के बारे में, और वह सकारात्मक अभिवृत्ति जब नकारात्मक अभिवृत्ति में बदल जाए, अथवा नकारात्मक अभिवृत्ति जब सकारात्मक अभिवृत्ति में परिवर्तित हो जाती है, तब भी ये असंगत परिवर्तन होता है।
आपको यहाँ एक बात और बता दूं कि संगत परिवर्तन लाना अपेक्षाकृत आसान होता है, जहाँ की पहले से सकारात्मक अभिवृत्ति है या नकारात्मक है, किंतु उसी दिशा में आगे आपने अधिक सकारात्मक अथवा अधिक नकारात्मक अभिवृत्ति को बना लिया। किंतु असंगत परिवर्तन लाना अपेक्षाकृत कठिन होता है। अभिवृत्ति परिवर्तन के उपाय। अभिवृत्ति परिवर्तन कुछ उपायों से लाया जा सकता है। वास्तव में यह बात इस प्रिंसिपल पर आधारित है कि हमने आपसे चर्चा की थी पिछले सत्र में कि अभिवृत्ति एक अर्जित व्यवहार है, इट इज़ एन एक्वायर्ड बिहेवियर। तो यदि अभिवृत्ति अर्जित व्यवहार है, इसका मतलब परिस्थितियों द्वारा संपोषित है, तो निश्चित रूप से यदि हमने अभिवृत्ति परिवर्तन के लिए परिस्थितियों में बदलाव लाया तो फिर परिवर्तन अवश्यंभावी होगा। यानी कि सरल शब्दों में अभिवृत्ति में यदि परिवर्तन लाना है तो परिस्थितियों में हम बदलाव ले आएं। चलिए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले है सुझाव के द्वारा। सुझाव के द्वारा अभिवृत्ति में परिवर्तन एक बहुत ही आम उपाय है। इसका आप हम सब उपयोग करते हैं। जैसे कि कई बार उसी व्यवहार या विचार को हम बार बार प्रस्तुत करते हैं, जिससे हमें वह व्यवहार या विचार मनवाना हो। जैसे हम कहते हैं क्यों ना हम ऐसा कर लें, कि हमारी मंशा है कि वो व्यवहार वैसा हो जाए, तो हम उस व्यक्ति को ये सुझाव देते हैं जिससे हम वांछित व्यवहार चाह रहे हैं, उससे हम ये कहते हैं कि चलिए क्यों ना हम इस प्रकार का व्यवहार कर ले। तो ये एक सजेशन, एक तरीका हुआ। दूसरा उपाय है अनुरूपता, कन्फॉर्मिटी। क्योंकि व्यक्ति समाज में रहता है और समाज में रहने के कारण हम अपने समूह को फॉलो करते हैं, समूह के विचारों का हम अनुगमन करते हैं। ये व्यक्ति की एक सामाजिक प्रवृत्ति है। अब उसके कई कारण होते हैं। यदि हम समूह के अनुरूप अपना व्यवहार नहीं रखेंगे तो समूह से बाहर हमें निकलना पड़ेगा, जो कि हम नहीं चाहेंगे। तो यदि अभिवृत्ति में परिवर्तन लाना है तो हम जिस समूह को बिलोंग करते हैं, जिस समूह से संबंध रखते हैं, उस समूह के सभी सदस्यों का व्यवहार जैसा है वैसा ही व्यवहार हमको करना पड़ेगा। यानी कि समूह के अनुरूप हमें अपनी अभिवृत्ति में परिवर्तन लाना होगा। ये भी एक उपाय है जो कि बहुतायत से इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा उपाय है ग्रुप डिस्कशंस, सामूहिक परिचर्चा। देखते हैं कि जो सामूहिक परिचर्चा वाली स्थिति है, ग्रुप डिस्कशंस, उसमें अभिवृत्ति में परिवर्तन जल्दी होता है। क्योंकि जब पूरा समूह किसी एक विषय के बारे में गहन चर्चा करता है, तब उसमें उस विषय से संबंधित सभी कारक, सभी तत्व आ जाते हैं और कई बार व्यक्ति अभिवृत्ति में परिवर्तन भी कर लेता है। इसमें अगला और आखिरी बिंदु है गहन शिक्षा दीक्षा, इंटेंस इंडॉक्ट्राइनेशन। इसका मतलब ये है कि ऐसी सामाजिक प्रभाव की परिस्थितियाँ उत्पन्न की जाए जिसमें व्यक्ति को क्रमबद्ध ढंग से कुछ न कुछ सिखाया जाए अथवा पढ़ाया जाए। जैसे कि हमारे धार्मिक गुरु हमें जो कुछ भी बतलाते हैं, उपदेश देते हैं, वो भी इसके अंतर्गत आ सकता है। अब आगे हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं अनुनयात्मक संप्रेषण के द्वारा अभिवृत्ति परिवर्तन कैसे होता है। अनुनयात्मक संप्रेषण एक बहुत ही जानी मानी तकनीक है, जानी मानी प्रविधि है और इसके द्वारा कई उद्योग समूहों में भी अभिवृत्ति में परिवर्तन लाया जा चुका है। सामाजिक प्रभाव को व्यक्ति स्वीकार करता है, अतः अभिवृत्ति परिवर्तन संभव हो पाता है। सामाजिक प्रभाव को स्वीकार करने की तत्परता ही
अनुनयता है। तो जो बात हमको मनवानी है, व्यक्ति के अभिवृत्ति में, विचारों में जिस प्रकार का परिवर्तन लाना है, उसको किस प्रकार से व्यक्ति के सामने प्रस्तुत किया जाए, वो सभी बातें अनुनयात्मक संप्रेषण के अंतर्गत आती हैं। अभिवृत्ति परिवर्तन अनुनयात्मक संप्रेषण के द्वारा, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 4 बिंदु है। पहला, संदेशदाता की विशेषताएं। दूसरा, संदेश की विशेषताएं। तीसरा, ग्रहणकर्ता अथवा श्रोता वर्ग की विशेषताएं। और चौथा, संदेश का माध्यम। तो अब हम एक एक करके इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं संदेशदाता की विशेषता के बारे में। संदेशदाता की विशेषताओं को हम मुख्य रूप से कुछ बिंदुओं में रख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रही हूँ कौशल। संदेशदाता कितना स्किलफुल है, उसके पास कितनी एक्सपर्टीज़ है, वह अपने विषय का विशेषज्ञ है अथवा नहीं। ये बातें अभिवृत्ति परिवर्तन को बहुत गहरे तक प्रभावित करती है। एक अध्ययन इस पर हुआ था जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। होवलैंड और विस, ये 2 समाज मनोवैज्ञानिक हैं। उन्होंने ये प्रयोग किया था जिसमें उन्होंने छात्रों के 2 समूह बनाए। दोनों समूहों को दी गई सूचनाएं बिल्कुल एक समान थी, किंतु पहले समूह को ये कहा गया कि आपको जो सूचनाएं दी जा रही हैं वह एक एक्सपर्ट के द्वारा दी जा रही है, विषय विशेषज्ञ के द्वारा दी जा रही है। और दूसरे समूह से ये कहा गया कि आपको दी गई सूचनाएं किसी विषय विशेषज्ञ की नहीं है, ये कहीं ऐसे ही छपी थी, कहीं प्रकाशित हुई थी, उसको हम आपको सुना रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि पहला समूह जिसने कि किसी विषय विशेषज्ञ की सूचनाएं हैं ऐसा सुनकर सूचनाओं को ग्रहण किया था, उन्होंने अपनी अभिवृत्ति में 30% बदलाव लाया। और दूसरा समूह जिसने कि ये सोचा, जिसको ये बताया गया था कि यह कहीं प्रकाशित खबर हम आपको सुना रहे हैं, उनकी अभिवृत्ति में मात्र 7% ही बदलाव आया। यानी जो संदेशदाता है उसमें कितनी एक्सपर्टीज़ है, उसमें कितना स्किल है, कितना कौशल है, इस बात का प्रभाव बहुत पड़ता है। दूसरी बात, आकर्षक व्यक्तित्व। आकर्षक व्यक्तित्व का व्यक्ति जब कोई बात हमारे सामने रखता है तो उसकी बात पर गौर किया जाता है। इसके बारे में चाइकिन और पोलॉक ने कुछ अध्ययन किए थे, चाइकिन और पोलॉक, और उन्होंने ये पाया था कि संदेशदाता जब आकर्षक होता है तो उसकी बात को तत्परता से ग्रहण भी किया जाता है और उसकी बात की तरफ बहुत जल्दी गौर किया जाता है। तीसरी बात है प्रेरणा। क्या संदेशदाता जो बातें बता रहा है, कम्युनिकेटर जो बातें हमारे सामने रख रहा है, क्या वो इतने अच्छे ढंग से रख रहा है कि लोगों को प्रेरित कर सके? लोगों की मनोवृत्ति बदलने के लिए सबसे पहले तो उन्हें प्रेरित करना होगा। तो जो संदेशदाता प्रेरणा ला पाते हैं वे बहुत अच्छी तरह लोगों के मनोवृत्ति में परिवर्तन कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक बहुत कुशल और बहुत प्रेरणादायक व्यक्ति अपनी कुछ बात को लोगों के सामने कह रहा है। दूसरी बात है संदेश की विशेषताएं। जो संदेश है वह संदेश किस प्रकार दिया जा रहा है, यह बात भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इसमें एक बिंदु आपके सामने रखना चाहती हूँ, एक पक्षीय व उभय पक्षीय दलील। कई बार ये देखा गया है कि जब संदेश का सिर्फ एक एस्पेक्ट बताया जाता है तो लोग उस संदेश को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उन्हें ये महसूस होता है कि इसमें ज़रूर संप्रेषणकर्ता का कोई लाभ छिपा है। इसलिए जब कोई भी किसी भी पक्ष, किसी भी वस्तु के बारे में हमें कुछ संदेश देना है तो उसके फॉर और अगेंस्ट, उसके लाभ और हानिप्रद दोनों पक्षों को देने से उसे जल्दी स्वीकार किया जाता है। भयोत्पादकता। कई बार संदेश ऐसा भी होना ज़रूरी होता है जो कि लोगों में भय को उत्पन्न कर सके। जब भय को उत्पन्न करने वाला कोई भी संदेश दिया जाता है
और साथ में उस भय को कम करने का उपाय भी बताया जाता है, तो इसको लोग स्वीकार करते हैं। इसका मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ। शासन के द्वारा समय समय पर की जाने वाली अपील कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, या बढ़ती हुई जनसंख्या के बारे में सचेत करने के लिए जो भी विज्ञापन आते हैं, उनमें अक्सर भय उत्पन्न करने वाली परिस्थितियाँ दिखाई जाती हैं, ताकि उस संदेश की तरफ लोग ध्यान दें। प्राथमिकता का प्रभाव, जो बात हमारे सामने सबसे पहले लाई गई है, उस बात की तरफ हम बहुत अधिक ध्यान देते हैं। आवृत्ति यानी बारंबारता, बार बार जो बातें हमारे सामने दी जाए, जैसे विज्ञापन बार बार उपस्थित होते हैं, तो हम उनकी तरफ अधिक ध्यान देते हैं। श्रोता वर्ग की भी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे जब हम बात कर रहे हैं तो श्रोता की मानसिक स्थिति कैसी है, उसका बौद्धिक स्तर कैसा है, उसकी उम्र क्या है, और हम जो बात कह रहे हैं उसमें श्रोता सक्रिय रूप से सम्मिलित है अथवा नहीं। तो संदेश का माध्यम भी इसमें बहुत अधिक महत्व रखता है। देखिए, ये हमने आपके सामने एक स्लाइड रखी है जहाँ सामूहिक रूप से एक व्यक्ति किसी बात को समझा रहा है, निश्चित रूप से उसके संदेश का अधिक प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, हम अब समाप्त करते हैं अपनी चर्चा को कि जब हम अपने अभिवृत्ति में परिवर्तन लाते हैं, तब अपना व्यवहार परिवर्तित करते हैं। जब व्यवहार में परिवर्तन होता है, तब निष्पादन भी स्वतः ही परिवर्तित हो जाता है, और जब निष्पादन में परिवर्तन होता है, तब आपका जीवन ही परिवर्तित हो जाता है। हम चीज़ों को उसी प्रकार नहीं देखते जिस प्रकार वह वस्तुतः है, बल्कि उसी दृष्टि से वस्तुओं को देखते हैं जैसे हम स्वयं हैं। धन्यवाद। नमस्कार।